नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के चक्रकाल में फंसी नुपुर शर्मा की, जिसे याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कन्हैया लाल की हत्या के लिए नुपुर को ही उल्टा जिम्मेदार ठहरा दिया। फिर बात करेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा के चक्रव्यूह में फंसे मनीष सिसोदिया की, जिन पर असम के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए जाने को लेकर सिसोदिया पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे रेप के चक्रकाल में फंसे राकेश टिकैत की, जिनके संगठन के 2 लोगों ने 5 साल की बच्ची का रेप किया और फिर बच्ची और उसकी मां को नहर में फेंक दिया। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे एनआईए के चक्रकाल में फंसे कन्हैया लाल के हत्यारों की, क्योंकि गौस मोहम्मद चिटफंड के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब जल्द ही एनआईए हत्यारों के पैसों और सोर्स की जांच करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट के चक्रकाल में फंसी नुपुर शर्मा की। कन्हैया लाल की हत्या जिस तरह से की गई, उसकी ना कोई माफी है, ना ही कोई जस्टिफिकेशन है। इस घटना के बाद से ही पूरा देश सहम उठा है, लेकिन इस बीच कन्हैया लाल के हत्यारों की शर्मनाक हरकत को सुप्रीम कोर्ट ने खुद जस्टिफाई कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता को जिम्मेदार बताया है। साथ ही ये कहा है कि ये उनकी ही लगाई आग है और इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल नुपुर ने कोर्ट में अपनी याचिका दी थी कि पैगंबर मोहम्मद पर पूछे गए उनके सवाल के बाद उन्हें मौत की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में जो भी अलग अलग राज्यों में उनके विरुद्ध एफआईआर हुई है, उसे दिल्ली शिफ्ट किया जाए। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नुपुर शर्मा को ही कहा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने कट्टरपंथी तत्वों और उनके द्वारा अंजाम दी जा रही हिंसा को एक किनारे रखते हुए केस पर अपनी टिप्पणी की और देश के हालातों के लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार बताया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे राइट विंग में निराशा जाग उठी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं और उसकी याचिका को खारिज कर दिया है, उससे सीधे तौर पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आवाज दबाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच 28 जून को हुई बर्बर हत्या के लिए नुपुर शर्मा के उस बयान का हवाला दे रही थी जो उन्होंने शिवलिंग के अपमान के जवाब में एक टीवी डिबेट में दिया था। इसे कथित तौर पर निंदा माना गया। उन्हें दुनिया भर से धमकी मिली, बीजेपी ने निलंबित तक कर दिया, यहां तक कि नुपुर खुद भी इसके लिए माफी मांग चुकी है। फिर भी उनसे टीवी पर माफी मांगने के लिए कहा गया। देश में हिंसा के लिए तो कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जिम्मेदार बता दिया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद नुपुर को कुछ हो जाता है, फिर कोर्ट इसके लिए किसे जिम्मेदार बताएगा? फिर अगर कन्हैया लाल की मौत की जिम्मेदारी पूरी नुपुर शर्मा की है, तो कमलेश तिवारी और किशन भरवाड़ की हत्या का मुजरिम कौन है, वो भी साफ होना चाहिए। आज जमीयत और ओवैसी जैसे लोग इस हत्या की निंदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार जो मुजरिम है उसने खुद पूरी दुनिया के सामने अपना जुर्म कबूल किया है, तो उसके बाद आलोचना करने के अलावा इन लोगों के पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन कमलेश तिवारी और किशन भरवाड़ के वक्त मुजरिमों ने अपना जुर्म नहीं कबूला था, इसीलिए ये कट्टरपंथी जोर शोर से बयानबाजी कर रहे थे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अब नुपुर शर्मा को दोषी ठहराया है, उससे एक बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का नुपुर पर गुस्सा जाहिर करना कट्टरपंथियों को बल देगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और सारी गलती नुपुर शर्मा की है। ऐसे में आज सिर तन से जुदा का एक उदाहरण पेश किया गया है, कल ऐसे हजारों उदाहरण पेश किए जाएंगे और उसमें इन लोगों को बढ़ावा देने का काम सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ही करेगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर के बयान से देश को खतरा बताया है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल गैंग को फिर एक नया झटका लगा है। केजरीवाल के मंत्री एक एक कर सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। झूठी बयानबाजी, बिना सबूतों के बीजेपी को निशाना बनाना, ये सब आम आदमी पार्टी के लोगों की पार्ट टाइम जॉब बन गई है। लेकिन इस बार इन हरकतों का भारी खामियाजा केजरीवाल गैंग को भुगतना पड़ सकता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने को लेकर अब शर्मा ने मनीष सिसोदिया पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया है। इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा ने सिसोदिया पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का केस किया था, जिसमें केजरीवाल और उनके मंत्री की सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी।
सिसोदिया ने कोविड महामारी के दौरान असम में पीपीई किट की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप शर्मा की पत्नी पर लगाया था। इस विवाद की शुरुआत वामपंथी प्रोपेगेंडा पोर्टल दी वायर की एक रिपोर्ट से हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रिंकी शर्मा की मालिकाना हक वाली एक कंपनी को कोरोना से निपटने के लिए पीपीई किट और दूसरे कोविड से जुड़े सामानों की सप्लाई का ऑर्डर मिला था। तब सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री और हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि शर्मा की पत्नी की कंपनी को बिना किसी अनुभव के ही 5000 पीपीई किट, मेडिकल उपकरण और बाकी सुरक्षा सामानों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया था। इसका ना कोई सबूत सामने आया, ना ही कोई गवाह, लेकिन फिर भी बिना पुष्टि किए सिसोदिया ने दी वायर की इस रिपोर्ट को आधार बनाया और भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। रिंकी शर्मा ने इन आरोपों का खंडन भी किया। इसके बावजूद सिसोदिया ने असम के सीएम शर्मा और उनकी पत्नी पर हमला जारी रखा। फिर सिसोदिया ने अपने आरोपों के सबूत के रूप में रद्द किए गए खरीद आदेश की एक तस्वीर ट्वीट की और फिर से अपनी किरकिरी करवाई। अब केजरीवाल के मंत्री की स्मार्टनेस उन्हीं पर भारी पड़ गई। बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में सिसोदिया ने इतना बड़ा आरोप तो लगा दिया, लेकिन उसमें उल्टा वो खुद ही फंस गए हैं। पहले 100 करोड़ रुपए के मानहानि का केस, फिर अब आपराधिक मानहानि, जिसमें अगर सिसोदिया दोषी पाए गए तो सीधा जेल की सलाखों के पीछे होंगे। असम के मुख्यमंत्री ने तो मनीष सिसोदिया को सबक सिखा दिया, लेकिन इसी बीच राकेश टिकैत के संगठन में शामिल 2 हैवानों की शर्मनाक हरकत सामने आई है। राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन के 2 नेताओं ने कलियर छोड़ने के बहाने एक महिला और उसकी 5 साल की बेटी के साथ गैंग रेप किया है और इस पूरी घटना को अंजाम हरिद्वार में दिया गया। हैवानियत की हदें तो तब पार हो गई जब इन दरिंदों ने रेप के बाद महिला और उसकी बेटी को बेसुध हालत में नहर में फेंक दिया, जिससे इस दरिंदगी की किसी को भनक न लगे और इस अपराध से ये लोग बच निकले। वक्त रहते ही पुलिस को मामले की भनक पड़ गई और पुलिस ने मां बेटी को नहर से निकाला, अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई। वहीं इस पूरी घटना के बाद देश दहल उठा है। पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 250 सीसीटीवी खंगाले और 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, जब जाकर 5 आरोपियों को धर दबोचा गया। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी यूपी के मुजफ्फरनगर, देवबंद और उत्तराखंड के रुड़की के रहने वाले हैं। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 भारतीय किसान यूनियन यानी टिकैत गुट के नेता निकले। इनमें से एक का नाम सुबोध काकरान है, जो कि सहारनपुर मंडल का अध्यक्ष है, और दूसरा विक्की तोमर है। इस घिनौनी घटना को अंजाम देने वाले ये दोनों ही दरिंदे उस राकेश टिकैत के करीबी है, जो हर छोटी बड़ी घटना के लिए बस मोदी सरकार को निशाना बनाने में लगा रहता है। यही राकेश टिकैत हाल में उदयपुर में दर्जी की जघन्य हत्या के लिए बीजेपी और पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए कह रहे थे कि ऐसी घटनाएं उन्हीं राज्यों में हो रही है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। नुपुर के बयान का खुलकर विरोध कर रहे थे, अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन करते फिर रहे थे, लेकिन अब टिकैत गैंग के ही गुर्गों ने जब इस शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब टिकैत लेंगे इन दरिंदों की जिम्मेदारी। एक 5 साल की मासूम बच्ची, जिसे ना दुनिया की समझ थी ना लोगों की पहचान, उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर इन दोनों ही शैतानों ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। किसानों के ठेकेदार बने बैठे इस राकेश टिकैत से अब कोई पूछे, क्या इन अपराधियों को संगठन से बाहर कर देना ही काफी है? इंसाफ का तराजू लेकर घूमने वाले टिकैत जवाब दे कि क्या उनकी इस कार्रवाई से उस बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा? इन हैवानों के खिलाफ तो मोदी सरकार को सख्त कदम उठाने ही चाहिए। साथ ही सच्चाई के साथ खड़े रहने का ढोंग करने वाले राकेश टिकैत के खिलाफ भी लोगों को गुमराह करने के मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इस बड़बोले राकेश टिकैत की जुबान पर भी लगाम लग जाए। बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ऐसे ही अब उदयपुर में जिहादियों ने जिस घटिया हरकत को अंजाम दिया है, उसे लेकर एनआईए ने अपनी जांच में बड़ा खुलासा किया है, जिसके तहत बताया गया है कि आरोपी गौस मोहम्मद चिटफंड के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहा था। पिछले कई सालों से वो अपनी दुकान भी चलाता था और चिटफंड से पैसा भी इकट्ठा करता था। जांच एजेंसियां अब इस बात की तफ्तीश कर रही हैं कि किन किन लोगों से गौस ने पैसा इकट्ठा किया और इन पैसों का वो क्या इस्तेमाल करता था, साथ ही वो रकम कहां जमा करता था, इसकी भी जांच जारी है।
गौस लोगों से हर रोज 20, 50, 100 रुपए तक की रकम को इकट्ठा करता था और उसे उचित समय पर वापसी का वादा लोगों से करता था। एनआईए की अभी तक की जांच में सामने आया है कि रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद इस हत्याकांड में अकेले नहीं थे, बल्कि इनका एक ग्रुप है जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि इनके ग्रुप में पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके संबंध आतंकी ग्रुप से हैं। बताया जा रहा है कि कन्हैया लाल की हत्या के पीछे इनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था। इसके अलावा इनके निशाने पर नितिन जैन नाम का एक आदमी भी था। एनआईए की जांच में यह भी सामने आया कि हत्यारों ने आईएस मॉड्यूल पर हत्या का प्लान तैयार किया था। हत्यारों की योजना वारदात को लाइव प्रसारित करने की भी थी। हत्याकांड में 26/11 कनेक्शन का भी पता चला है। जांच में यह बात सामने आई है कि हत्या से पहले आरोपी रियाज ने 26/11 नंबर की बाइक ली थी और हत्या के बाद इसी से फरार हुए थे। वहीं राजस्थान की पुलिस इस हमले को अब तक आतंकी हमला मानकर चल रही थी और सीएम गहलोत भी अपनी पुलिस की पीठ थपथपा रहे थे, जबकि एनआईए ने इस हत्याकांड में किसी भी आतंकी संगठन के शामिल होने से इनकार किया है। एनआईए की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इस हत्याकांड में कोई भी आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि आतंकी गिरोह शामिल हो सकता है। इसमें सिर्फ 2 ही सदस्य नहीं, बल्कि कई और सदस्य हो सकते हैं। अपनी पुलिस की नाकामी को छिपाने के लिए लगातार इन आरोपियों के पाकिस्तान कनेक्शन निकाले जा रहे थे और यूएपीए के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। राज्य की कांग्रेस सरकार और पुलिस प्रशासन इसे विदेशी आतंकी संगठनों द्वारा दिया गया एक आतंकी घटना साबित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, ताकि इसका सारा दोष पाकिस्तान और आतंकी संगठनों पर चला जाए और राज्य में बढ़ते कट्टरपंथ पर चर्चा ना हो। यह भी सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की एक नीति का हिस्सा जैसा ही है। इन जिहादियों की भाषा और बात से यह साफ है कि मुस्लिम समाज में बढ़ रहे कट्टरपंथ के कारण इन लोगों ने कन्हैया लाल की हत्या की थी। लेकिन कांग्रेस अब भी अपनी वोट बैंक की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।